सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं, आपने माननीय काशीराम साहब के साथ कई किलोमीटर तक साइकिल चलाई है, उनके लिए जोन इंचार्ज का काम किया है। कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने जमींदोज कर दिया था। मान्यवर कांशीराम वो शख्स हैं कि दबी हुई अंबेडकर को उछाल दिया। पूरे भारत में दबी हुई अंबेडकर, आज चाहे बामसेप का कितना ग्रुप हो, बावन मेषराम हो, बुलकर हो, ये कांशीराम के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि बामसेप बनाने वाले कांशीराम, महापुरुषों को स्थापित करने वाले कांशीराम, और इन लोग कांशीराम जब तक जिंदा रहे इन लोगों ने विरोध किया, और आज सबसे बड़ा बड़ा फोटो कांशीराम का लगाकर घूमते फिर रहे हैं। कांशीराम साहब मुझे तो कभी नहीं डांटा, एक बार जीवन में मुझे डांटा। इतनी प्यार करते थे कार्यकर्ताओं से, अगर उनकी डांट में भी प्यार होती थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ पाटलिपुत्र पटना में। यहाँ पर बौद्ध उत्सव का एक बहुत महाउत्सव मनाया जा रहा है, बौद्ध पूर्णिमा का महाउत्सव। तो आज हमारे साथ एक बहुत खास व्यक्ति है, आइए उनसे मिलवाता हूँ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। धन्यवाद सर, परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है और मैं फुले अंबेडकर शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष हूँ। और ये बौद्ध महोत्सव जो है आज पाटलिपुत्रा की धरती पर, सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ पर बृहद पैमाने पर हम लोगों ने तैयारी किया है। 1000 लोगों को रहने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम में व्यवस्था किया है, 4000 लोगों को खाने की व्यवस्था किया है। ये कार्यक्रम हम लोग पाटलिपुत्रा में इसलिए बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम रखना चाहते हैं कि सम्राट अशोक जब थे तो पाटलिपुत्रा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता था। मौर्यों के बाद पाटलिपुत्रा में बुद्ध पूर्णिमा मनाना ख़त्म हो गया, बंद कर दिया गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ देखें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर पाटलिपुत्रा था, दुनिया का सबसे बड़ा शहर पाटलिपुत्रा हुआ करता था, और यहाँ से ही बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैली है सम्राट अशोक द्वारा, तो पुनः क्यों नहीं इसको यहाँ से शुरू किया जाए। जब यहाँ से बौद्ध धर्म उठेगा तो फिर पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि बिहार की पाटलिपुत्रा के लोग जो है पुनः जागृत हो गए हैं, अब जो है बुद्धिज्म फिर फैलने लगेगा। तो हम लोग ये डिसाइड किया, और पर साल जो है 15 दिन के अंदर हम लोग जो कार्यक्रम किया था, 15 दिन में तैयारी किया था, और कृष्ण मेमोरियल हॉल भर दिया था। हमारी यहाँ की परसाल गौतम बुद्ध विहार से निकली थी और निकल करके कुम्हरार किला तक गया था, लेकिन वो जगह छोटी हो गई। गौतम बुद्ध विहार में तो जगह नहीं है, वो कंजेस्टेड हो जाता है, निकलने में भी सुविधा नहीं है, बहुत घुमान हो जाती है। तो इस बार हम लोग डिसाइड किया कि कृष्ण मेमोरियल हॉल छोटा पड़ जाता है, तो इस बार जो है हम लोग बड़ा स्थान देखें। तो ये गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग पटना, वो हमें सफिशिएंट लगा कि ये जो है 5-10 हज़ार लोगों को यहाँ गैदरिंग किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसको पूरा परिसर को 5 दिन के लिए बुक करा लिया। बुक करा के यहाँ जो है 1-1.5 महीने से हम लोग 40,000 हैंडबिल जो पूरे इंडिया में, भारत में वितरण किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को जहाँ जहाँ बृहद कार्यक्रम हुआ, हमारी टीम के लोग वहाँ जाकर स्वयं अपने से हैंडबिल बांटे। हमारे जो मार्गदर्शक हैं नोएडा में, अब गेट पर खड़ा होकर के खुद अपने से हैंडबिल बांटा। नोएडा से तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि आपका हैंडबिल मिला है। लखनऊ में बांटा मैंने अम्बेडकर पार्क में। इस तरीक़ा से भारत में जहाँ भी बृहद पैमाने पर अम्बेडकर जयंती मनाया गया, वहाँ वहाँ हम लोग जो है हैंडबिल को बांटा, इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार किया। जितने बौद्ध भिक्षु हैं, सब जगह के बौद्ध भिक्षुओं को बोला कि अपने अपने बौद्ध विहार को छोड़ो, और इस बार जो है पाटलिपुत्रा के धरती पर, सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ बुद्ध महोत्सव मनाओ, इसको नेशनल इंटरनेशनल करो। सारे जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट है। अभी करीब 100 के लगभग हमारे पास भिक्षु संघ आ चुका है। आगे कल तक और आएंगे, उपस्थिति होगी उनकी। गया से भी आएंगे, बनारस से भी आएंगे, सारनाथ से भी आएंगे। तो हम लोग जो है 3-4 दिन का कार्यक्रम, माने 29 से कार्यक्रम जो रखा, 3 दिन का गया में रखा और 3 दिन का यहाँ रखा सरमनेरी कैंप। माने भिक्षु का पहला चरण है, भिक्षु बौद्ध भिक्षु बनने का पहला चरण है सरमनेरी। इनको 1 साल तक ट्रेंड किया जाता है, तब फिर भिक्षु का दीक्षा दिया जाता है, बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है। तो इस कैंप में ट्रेंड करके जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको 1 साल तक ट्रेंड करेंगे हम लोग। उसके बाद बौद्ध भिक्षु का दीक्षा देंगे और उनको गांव-गांव छोड़ेंगे कि बुद्धिज्म है क्या।
अभी क्या है कि बुद्धिज्म को लोग नहीं जानता है। बुद्धिज्म क्या चीज़ है? भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया, भगवान बुद्ध ने धम्म चलाया। धम्म का माने होता है कि प्रकृति का जो 4 तत्व हैं, प्रकृति का जो 4 तत्व हैं, भूमि, गर्मी, वायु, नीर, पानी, ये 4 तत्वों के जो नियम हैं, नियम के अनुसार ये मानव अगर चलने लगेगा तो इसको कभी कष्ट नहीं होगा, और नियम का उल्लंघन करेगा तभी ये दुखी होगा। तो ये 4 तत्वों को जो है भगवान बुद्ध ने ये किया, इसीलिए चूंकि 4 तत्व में किसी प्रकार का मोह, लोभ, तृष्णा नहीं है। ये मोह, लोभ, तृष्णा को भंग किए हुए रहता है। जो ये 4 तत्वों की तरह सारे मोह, तृष्णा, लोभ को भंग करेगा, उसी को भगवान की उपाधि मिलता है। तो दुनिया में भगवान की अगर उपाधि मिली है तो भगवान बुद्ध को मिला है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं, आपने माननीय काशीराम साहब के साथ कई किलोमीटर तक साइकिल चलाई है, उनके लिए जोन इंचार्ज का काम किया है, और आप 3000 साइकिल का जत्था लेकर कोलकाता के मैदान में पहुंचे थे। ये जरा बताइए स्टोरी हमारे दर्शकों को। 92 में माननीय कांशीराम ने, मैं बता रहा था कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने जमीन दोज कर दिया था। माननीय कांशीराम वो शख्स हैं कि दबी हुई अम्बेडकर को उछाल दिया, पूरे भारत में दबी हुई अम्बेडकर को उछाल दिया। बाबा साहब को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। तो माननीय कांशीराम ने इसको उछाल दिया। इसीलिए हम लोग नारा देते थे कि माननीय कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोई कौम जगाई, तूने सोई कौम जगाई, समझे। तो कांशीराम ने सोया हुआ जो कौम था, सो गया था बाबा साहब के बाद, तो वो कौम को माननीय कांशीराम जगा दिए। उस समय भारत में, जिस समय कांशीराम साहब का उदय हुआ, उस समय भारत में 2 दल व्यापक पैमाने पर था। वो राइटिस्ट थे, वो कांग्रेस, वो जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता था, और वामपंथी जो था वो सीपीआई सीपीएम था। तो सीपीआई सीपीएम बंगाल में स्थापित था, बहुत गुंडागर्दी थी, वहाँ के दलित लोगों को वोट भी नहीं देने देता था, और कहता था कि हम जो है वो दुनिया के मजदूरों एक हो की नारा लगाता था। तो माननीय कांशीराम बोले कि सबसे पहले उसको जो है सांपनाथ को ख़त्म करना चाहिए। तो बंगाल के कलकत्ता के परेड ग्राउंड में उन्होंने रैली रखा, और रैली रखा, बोला कि मैं तो 2 चक्के और 2 पाँव की कमाल दिखाऊंगा। गाड़ी घोड़े तो उस समय बीएसपी के पास पैसे होते नहीं थे, समझे ना। तो गाड़ी घोड़े की बात तो बहुत दूर रही। तो माननीय कांशीराम ने कहा कि 2 पाँव और 2 चक्के की कमाल दिखाओ। हर कार्यकर्ता को यही कहते थे कि 2 पैर तुम्हारे पास है और 2 साइकिल का, 2 चक्का साइकिल का, इससे चलकर प्रचार करो। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं उत्साहित होकर के इस काम को करते थे। तो उस समय देश के 5 कोनाओं से साइकिल का जत्था चली थी। कोहिमा का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। कोहिमा में से चला, हमने 5 साइकिल लेकर चला, और कलकत्ता जाते जाते 3000 साइकिल का जत्था हो गई। तो चूँकि गांव में रात में हम लोग रुकते थे, गांव में निवेदन करते थे कि लोगों को जाना चाहिए, कांशीराम जी का ये पवित्र मिशन है, और कांशीराम जी दबे कुचले लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। माननीय कांशीराम में ऐसी स्वार्थ नहीं है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, प्रधानमंत्री मैं ही बनूं, लेकिन ये समाज को जरूर बनाना चाहते हैं, दबे कुचले समाज को जरूर बनाना चाहते हैं। तो 3000 के जत्थे, उत्तर प्रदेश जो जम्मू कश्मीर से टीम चला था, उसकी टीम उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरना था, वो सबसे बड़ा हो गया, वो सबसे बड़ा टीम थी। और करीब 12 से 15 हजार साइकिल परेड ग्राउंड कलकत्ता में उस समय पहुंची थी। हालांकि भीड़ तो बहुत हो गई थी, बहुत लोग ट्रेन में लद कर गए थे। तो परेड ग्राउंड पूरी भर गई थी, और ज्योति बसु को डर समा गया था कि अब मैं उखड़ जाऊंगा। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो जी, उस समय तत्कालीन बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो माननीय कांशीराम कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते थे, कार्यकर्ताओं की हालचाल लेते थे। अगर आप दुखी होते तो आपसे जरूर कांशीराम मिलने पहुंच जाते, लेकिन आप शादी ब्याह में निमंत्रण देते तो नहीं जाते, श्राद्ध में निमंत्रण देते तो नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा।
मैं किसी का मरनी हरनी शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा और मैं आजीवन अपने घर नहीं जाऊंगा, आजीवन अपने घर नहीं जाऊंगा, समझे ना। तो ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और भारत में बौद्ध धर्म के परिवेश में आज तक मान्यवर कांशीराम से बड़ा कोई भिक्षु नहीं हुआ, क्योंकि कभी 2 सेट से ज़्यादा उनके पास 3 सेट कपड़े कभी नहीं हुए। 2 सेट कपड़े में सब दिन आजीवन मान्यवर कांशीराम रहा, एक पहनते थे एक धोने को दे देते थे। इस तरीका से उन्होंने सोई कौम को जगाया, सोई कौम को जगा करके इस देश का हुक्मरान बना दिया। सबसे बड़े स्टेट में प्रयोग के तौर पर उन्होंने 4-4 बार सरकार बनवा दिया। अगर वो चाहते तो अपने मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता से मोह उनकी नहीं थी, उनकी भूख थी कि हमारे समाज जो दबे कुचले हैं इनको हम हुक्मरान बना दें, है ना। तो ये कांशीराम साहब की योगदान थी। और एक व्यक्ति से राष्ट्रीय लेवल का संगठन बना दिया, और वो जो है 6ठे नंबर की पार्टी उस समय बना दिया, अभी तो 3रे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो ये मान्यवर कांशीराम की योगदान था। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के विद्वानों को नहीं जानते थे, ये मान्यवर कांशीराम की देन है। आज चाहे बामसेप का कितना ग्रुप हो, 52 मेषराम हो, बोलकर हो, ये कांशीराम के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि बामसेप बनाने वाले कांशीराम, महापुरुषों को स्थापित करने वाले कांशीराम, और इन लोग कांशीराम जब तक जिंदा रहे इन लोगों ने विरोध किया, और आज सबसे बड़ा बड़ा फोटो कांशीराम का लगाकर घूमते फिर रहे हैं। यही साबित करता है कि कांशीराम के सामने इनकी कद क्या है। तो इनके बहकावे में ना आए। कांशीराम जी का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, गुलामों का गुलामी के एहसास करा दो, गुलाम अपनी गुलामी तोड़ देगा। गुलाम जब तैयार हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगी, ज्ञानवान समाज हो जाएगा, तो किसको वोट देना है वो सोच लेगा। सर, आपने भी एक किस्सा शेयर किया था कि मान्यवर कांशीराम साहब जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे, नारायण जी उनसे मिलने गए थे, तो वो वाक्य भी शेयर कीजिए हमारे। साथियों, एक घटना थी, अभी तो डेट एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, बरौनी रिफाइनरी में, ऐसे बरौनी फर्टिलाइजर में, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में 4 दलित अधिकारियों को बाई फोर्सली रिटायरमेंट दे दिया गया था। तो मैं वहाँ के जीएम से मिला था, वहाँ के यूनियन के लीडर थे सूर्यनारायण सिंह, जो सीपीआई का वो एमपी थे, तत्कालीन एमपी थे, वो वहाँ यूनियन के अध्यक्ष थे। उनसे मिला, हम बोले ये अन्याय हो रहा है, 4 दलित अधिकारियों को बाई फोर्सली रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मान्यवर कांशीराम साहब के पास गया, मान्यवर कांशीराम से ये रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी ऐसी घटना है। तो उन्होंने KR नारायण साहब से समय लिया और मिलने गए। जब सारी बात हो गई, उनकी माने रिटायरमेंट वापस हो गया बिना पनिशमेंट, फिर ज्वाइनिंग हो गई 4 अधिकारियों का। तब मान्यवर कांशीराम बाहर जब निकल रहे तो नारायण साहब राष्ट्रपति का जो गेट है, मेन गेट तक छोड़ने आए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मान्यवर, ये राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, मैं उस काबिल नहीं हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी सोच थी। आज के लीडर जो हैं, हमारे जैसे तुच्छ लीडर हैं, अगर उसको राष्ट्रपति छोड़ने आएगा तो ये घमंड हो जाएगी कि मैं तो राष्ट्रपति से भी बड़ा हूँ। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के देखिए दरिया दिली, वो प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं। वो जानते थे कि हमारे समाज का आदमी है, मेरे लिए प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन मना किया कि आप जो हैं प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मान्यवर KR नारायण साहब बोले कि भारत की राष्ट्रपति अनेकों दलित हो सकते हैं, आज मैं हूं, कल कोई और दलित हो सकता है, लेकिन इस देश में कांशीराम दोबारा पैदा नहीं होगा। ये मान्यवर KR नारायण साहब की उक्तियां थी। तो इतने बड़े महान लीडर, सहारा के नेतृत्व मान्यवर कांशीराम थे, भले आज हमारे बीच ना हो। सर, कांशीराम साहब का अपने जो कार्यकर्ता थे उनके प्रति कैसा लगाव और प्यार था? कांशीराम साहब मुझे तो कभी नहीं डांटा, एक बार जीवन में मुझे डांटा। इतनी प्यार करते थे कार्यकर्ताओं से, अगर उनकी डांट में भी प्यार होती थी। वो मुझे एक बात याद है, मैं फर्स्ट बार जब मंच पर चढ़ा था तो भाषण करने को बोले कि तुम अरविंद भाषण करो, तो मेरी पैर हिल रही थी, तो पीछे से पैर से धक्का दिए, बोले खड़ा रहो, सीधा खड़ा हो।
उसके बाद मैं 2 लाइन बोल करके बोला कि समय कम है, वो मानवर कांसीराम ही करें। तो भाषण जब खत्म हुई तो लोहिया जी का एक किताब देखिए, मान्यवर कांसीराम कितना माने एक्टिव माइंड के थे कि किस आदमी को क्या इलाज चाहिए वो जानते थे, हमें ना। तो लोहिया की एक किताब है हिंदू बनाम हिंदू, अब पेज उसकी मुझे याद नहीं है। उस किताब में एक उक्तियां लिखी हुई थी कि जब नेता बनना है तो मंच पर जाओ तो पब्लिक जितना मैदान में खड़े हैं समझो यहाँ जितना पब्लिक है सब गधा है, इसमें एक हम ही होशियार हैं, और जो मन में आए बोलते जाओ तुम लीडर हो जाओगे। वो उक्त मुझे पढ़ाया मान्यवर कांसीराम ने, कहा कि देखो इस कोटेशन को याद कर लो। अब देखिए मान्यवर कांसीराम जी जान रहे थे कि इस आदमी को कौन सी दवा की जरूरत है, तो इतनी माने वो चिकित्सक भी थे, मनोचिकित्सक थे कि इस आदमी को क्या चीज़ का जरूरत है वो चीज़ वो देते थे। तो ऐसी मान्यवर कांसीराम साहब कार्यकर्ताओं से प्रेम करते थे, डांटते भी थे तो उनकी डांट में प्रेम होती थी। मुझे एक बार केवल डांट मिली है, वो डांट मिली है बलिया के एक जनसभा में। मान्यवर कांसीराम जी भाषण कर रहे थे तो उनको जैसे अभी मुझे खांसी होने लगा तो खांसी होने लगा, तो मैं बोतल का पानी लेके पीछे खड़ा हो गया। तो वो बोली कि आप मेरे पुराने साथी हो, अब मुझे डिस्टर्ब कर दिया तुमने बोलने के लिए, ये मुझे डांट मिला एक बार। तब से मैं ये सबक सीख लिया कि कोई वक्ता अगर बोल रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए, अगर वो रुक कर पानी मांगे तब देना चाहिए। तो ये मान्यवर कांसीराम साहब का सोच था, थीसिस था, या उनकी क्या कहते हैं फिलॉसफी था, और समाज के तैयार करने का, तो ये उनकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने हमें इतना समय दिया और कांसीराम साहब के बारे में इतना कुछ बताया। तो हमारे साथ थे आज अरविंद जी। मिलते हैं किसी और शख्स के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।